नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के सिद्धांत। आपके सिलेबस में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत मानव भूगोल के मूल सिद्धांत या प्रमुख सिद्धांत हैं, जिसके अंतर्गत हम मानव भूगोल के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। देखिए, मानव भूगोल मानव और वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है, जिसमें मानव प्रमुख अध्ययन का क्षेत्र है या विषय है। मानव अपने वातावरण के साथ अंतर संबंध स्थापित करता है, वह वातावरण को प्रभावित करता है और स्वयं मानव खुद वातावरण से प्रभावित भी होता है। इसके द्वारा मानव और वातावरण की क्रियाएं वो निरंतर संचालित होती रहती हैं। मानव अपने संबंधों के द्वारा वातावरण के तथ्यों में परिवर्तन कर कुछ वातावरण से अपने आप को समायोजित भी करता है, जिससे मानव और वातावरण के साथ समायोजन उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से मानव और मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत हैं, उसके अंतर्गत मानव और वातावरण के अंतर संबंधों से स्थापित हुए सिद्धांत आते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जैसे ही मानव अपने वातावरण से क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं के आधार पर संबंधों की स्थापना होती है। देखिए, मानव भूगोल के अंतर्गत या मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों के अंतर्गत प्रमुख रूप से 3 प्रकार के सिद्धांत हैं। हम कहते हैं जिनको मानव भूगोल के सिद्धांत। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत या सिद्धांत, ठीक है। तो देखिए, मानव भूगोल के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, जिसके अंतर्गत पहला सिद्धांत है आपका क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत। परिवर्तन का सिद्धांत। दूसरा मानव भूगोल के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता का सिद्धांत। और तीसरा आता है मानव भूगोल के सिद्धांत में वातावरण समायोजन का सिद्धांत। वातावरण समायोजन का सिद्धांत, ठीक है। हम देखते हैं मानव भूगोल के सिद्धांत या मूल सिद्धांत के अंतर्गत। तो देखिए, मानव भूगोल में क्या किया जाता है? भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। वातावरण के तत्वों का अध्ययन। मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है, मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है, वो कौन है? मानव है। मानव अपने वातावरण के साथ अंतर संबंध स्थापित करता है और मानव वातावरण अंतर संबंधों के आधार पर मानव वातावरण में परिवर्तन करता है और खुद वातावरण से परिवर्तित होता है। इसके साथ ही मानव वातावरण में अपने आप को समायोजित करने का प्रयास भी करता है, जिससे 3 प्रकार के सिद्धांत है वो यहाँ पर निकल के आते हैं। पहला है क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत, दूसरा है पार्थिव एकता का सिद्धांत और तीसरा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे आपका क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत।
देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्रियाशीलता या परिवर्तन। परिवर्तन से तात्पर्य है लगातार होने वाला बदलाव, जिसको हम कहें। पहला सिद्धांत है आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत। या परिवर्तन का सिद्धांत। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। क्या नियम है कि चाहे भौतिक तथ्य हो, चाहे सांस्कृतिक तथ्य हो, सब में क्या होता है, लगातार परिवर्तन होता है। भौतिक तथ्य जिसके अंतर्गत पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें हैं, ऊंचे ऊंचे हिमखंड हैं, इनमें भी लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता है। सांस्कृतिक तथ्यों के अंतर्गत आते हैं आपके मानव के द्वारा निर्मित तथ्य, जिसमें आपके भवन हैं, सड़क है, पुल है, खान है, इनमें भी लगातार क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। यानी भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के तथ्य, चाहे परिवहन के मार्ग हो या अन्य क्षेत्रों, इनमें भी लगातार परिवर्तन चलता रहता है। तो परिवर्तन प्रकृति के नियम के अंतर्गत एक विद्वान है जीन ब्रूंस, फ्रांसीसी विद्वान है। और फ्रांसीसी विद्वान जीन ब्रूंस ने कहा है कि प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या घट रही है। प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या घट रही है। कोई भी तथ्य स्थायी नहीं है, चाहे भौतिक हो और चाहे सांस्कृतिक हो। इनमें सभी में क्या है, परिवर्तन है, वो चलता रहता है। भौतिक और सांस्कृतिक तथ्य परिवर्तन की हम तुलना जैसे मानव जीवन से करें, फसलों के जीवन चक्र से करें, तो भी हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे एक शिशु जब जन्म लेता है तो वो छोटा होता है, धीरे धीरे उसका विकास होता है, वो बड़ा हो जाता है, उसके बाद वो बाल्यावस्था है, युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है और वृद्धावस्था में पहुंच जाता है। तो उसमें भी क्या हुआ, लगातार परिवर्तन हुआ। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम फसलों के संदर्भ में देखें, पेड़ पौधों के संदर्भ में देखें, तो जैसे ही हम भूमि में कोई फसल या बीज है वो बोते हैं, तो सबसे पहले बीज का अंकुरण होता है, उसके बाद उसका पौधा बनता है, पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, बड़ा होकर उसमें फल फूल पत्तियां हैं वो आने लगती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो जर्जर हो जाता है, वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, और उसके बाद उसकी समाप्ति है वो हो जाती है। तो यानी कि परिवर्तन है वो लगातार चलता रहता है। चाहे सांस्कृतिक तथ्य हो, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जब पर्वतों की उत्पत्ति हुई उसके बाद पर्वतों का अपर्दन और अपक्ष हुआ, धीरे धीरे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उनमें अपर्दन और अपक्षय की क्रिया के कारण वो लगातार नीचे होते जा रहे हैं, संप्राय मैदानों में वो परिवर्तित होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार उनमें भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो यानी क्रियाशीलता का मतलब क्या है, या परिवर्तन का मतलब है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये लगातार चलता रहता है, चाहे भौतिक वातावरण के तथ्य हो, चाहे सांस्कृतिक वातावरण के तथ्य हो, सभी में क्या होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं कि परिवर्तन लाने वाले 3 प्रकार की शक्तियों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि परिवर्तन के जो कारक हैं, ये जो परिवर्तन होता है ये 3 कारकों से होता है। तो परिवर्तन 3 कारकों से होता है। कौन कौन से कारक हैं, जिनमें पहला है आपका
भौतिक शक्तियां, जिनको हम कहें कि भौतिक शक्तियों के कारण परिवर्तन होता है। दूसरा है आपका मानव शक्ति, कि मानव की शक्ति के कारण भी परिवर्तन होता है। और तीसरा है जैविक शक्ति, कि जीव जंतुओं की शक्ति के कारण भी परिवर्तन होता है। तो 3 प्रकार की शक्तियों के कारण प्रकृति में परिवर्तन है वो किया जाता है। भौतिक शक्ति को यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, जिनके आधार पर परिवर्तन होता है। दूसरा है आंतरिक शक्ति, तीसरा है सौर शक्ति, सौर का मतलब सूर्य, कि सूर्य की शक्ति के कारण भी परिवर्तन होता है। और चौथा है आपका गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो 3-4 प्रकार की ये भौतिक शक्तियां हैं जिनके कारण धरातल पर परिवर्तन लाया जाता है। मानव शक्ति, खुद मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कारक हैं और भौतिक कारक हैं, उनमें परिवर्तन लाया जाता है। और जीव जंतुओं के द्वारा भी परिवर्तन लाया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे परिवर्तन की सार्वभौमिकता क्या है। परिवर्तन की सार्वभौमिकता, तो क्रियाशीलता के सिद्धांत को हम, या परिवर्तन के सिद्धांत को हम इन बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, परिवर्तन का सिद्धांत या क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है, ये हमने देखा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वातावरण के भौतिक और सांस्कृतिक कारक के प्रत्येक तथ्यों में लगातार है वो परिवर्तन होता रहता है। उस परिवर्तन के निम्न कारक होते हैं, जिनमें भौतिक कारक, मानवीय और जैविक कारक है। और फिर परिवर्तन की सार्वभौमिकता है वो किस प्रकार से, इसको हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है आपकी भौतिक शक्तियां। भौतिक शक्तियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रकृति के अंतर्गत जो आंतरिक शक्तियां हैं, पृथ्वी का जो ग्रहीय संबंध है, इसके अलावा जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और सौर शक्ति है, उसके कारण किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो भौतिक शक्ति में ये चारों प्रकार की शक्तियां हैं वो सम्मिलित होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी का या पृथ्वी के ग्रहीय संबंध। पृथ्वी का ग्रहीय संबंध क्या है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और अक्ष पर घूमकर साथ ही ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण पृथ्वी पर क्या होता है, दिन और रात का बनना। ठीक है, दिन रात के बनने से क्या होता है, परिवर्तन होता है। भाई दिन ही दिन थोड़ी है, रात भी होती है, तो परिवर्तन हुआ। इसके अलावा ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ऋतुओं में परिवर्तन होता है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। कभी ये देखते हैं आप, पृथ्वी अपने अक्ष पर उत्तरायण और दक्षिणायन, सूर्य के पास वाली स्थिति है उसमें ग्रीष्म ऋतु, दूर वाली स्थिति है उसमें सर्द ऋतु। तो इस प्रकार से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दिन रात है वो बनने लग जाती हैं। इसी के अलावा सूर्य ताप की उत्पत्ति होती है।
जो कि विभिन्न कारकों को जन्म देने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से ये है पृथ्वी के ग्रहीय संबंध कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो घूमने के साथ ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिससे कि विभिन्न परिवर्तन की जो क्रियाएं हैं या घटनाएं हैं घटित होती हैं। दिन रात का बनना, ऋतुओं में परिवर्तन होना, इसके अलावा सूर्य ताप की उत्पत्ति है। सूर्य ताप की उत्पत्ति से विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पवन है, वायुदाब है, इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके पृथ्वी के ग्रहीय संबंध। दूसरा है आपकी आंतरिक शक्तियां। आंतरिक शक्ति, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो शक्ति उत्पन्न होती है उसको आंतरिक शक्ति कहते हैं। यह शक्ति दो प्रकार से संचालित होती है। एक तो होती है मंद गति से, एक होती है तीव्र गति से। मंद गति से जो संचलन होता है उसके अनुसार महाद्वीपों का निर्माण, पर्वतों का निर्माण, महासागरों का निर्माण होता है। ये सारे मंद गति के संचलन के अंतर्गत आते हैं। और इससे क्या हुआ? इनके निर्माण से धरातल में परिवर्तन हुआ, महाद्वीप बने, महासागर बने, पर्वत बने। दूसरा है आंतरिक शक्ति में तीव्र गति से संचलन। तीव्र गति के अंतर्गत आपकी भूकंप और ज्वालामुखी की क्रियाएं आती हैं। भूकंप और ज्वालामुखी के कारण भी धरातल में परिवर्तन होता है, या स्थलीय भाग में परिवर्तन आता है, या जहां पर उसकी उत्पत्ति होती है वहां पर परिवर्तन होता है। भूकंप के कारण क्या होता है? सड़कें धंस जाती हैं, जान माल का नुकसान होता है, इमारतें टूट जाती है, नगर उजड़ जाते हैं, विध्वंस जिसको हम कहीं पर गर्म जल के स्रोत हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया के कारण लावा का जब प्रसार होता है तो पठारों का निर्माण हो जाता है। लावा पठार मैदानों में तब्दील हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक स्थल रूप है उनका विनाश हो जाता है। तो इनसे भी, भूकंप और ज्वालामुखी से भी धरातल में परिवर्तन है वो लाया जाता है। ठीक है, कहीं पर कोई भाग ऊपर उठ गया, कहीं नीचे धंस गया, तो उत्संवलन, अवसंवलन, इस प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं। तो ये आता है आपकी आंतरिक शक्ति के अंतर्गत। तीसरा है सौर शक्ति। सौर शक्ति, सौर शक्ति क्या है? सूर्य के कारण। सौर शक्ति के अंतर्गत देखिए, सूर्य के कारण क्या होता है? ताप की उत्पत्ति होती है। ताप की उत्पत्ति के कारण क्या होता है? दाब की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जिसको वायुदाब कहते हैं। वायुदाब से क्या होता है? पवनें चलती हैं। पवनों के चलने से क्या होता है? आर्द्रता का एक जगह से दूसरी जगह पर आर्द्रता का स्थानांतरण होता है, जिससे बादलों का निर्माण होता है। बादलों का निर्माण होने से क्या होता है? वर्षा होती है। ठीक है, तो ये सारे सौर शक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। ताप है, दाब है, पवन है, बादलों का निर्माण है, चक्रवात है, प्रतिचक्रवात हैं। तो ये सारे के सारे चक्रवात, वाताग्र, वायुराशि, तो इनकी उत्पत्ति किसके कारण होती है? सौर शक्ति के कारण। तो इनसे भी क्या किया जाता है? परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन परिलक्षित होता है। तो ये तीसरा आपका सौर शक्ति, जो कि कारकों के अंतर्गत, भौतिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। चौथा है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इसके कारण कैसे परिवर्तन होता है? कि गुरुत्व शक्ति के कारण क्या होता है? कि गुरुत्व शक्ति के कारण आपका जल का ऊपर से नीचे की ओर बहना, ये गुरुत्व के कारण होता है।
ठीक है। इसके अलावा जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, वो वायुमंडल भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल, वायुमंडल से धरातल के पास से जो ऑक्सीजन है उसकी अधिकता पाई जाती है, तो वो जीवधारियों के लिए आवश्यक है, तो वो भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हुआ। इसके अलावा पृथ्वी अपनी और चीजों को आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, जिससे भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिसके द्वारा धरातल के ऊपर परिवर्तन लाए जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन, तो ये हो गया आपका पृथ्वी का जो ग्रहीय भौतिक शक्तियां हैं, वो 4 प्रकार की ये भौतिक शक्तियां हैं, चारों के चारों। कौन सी शक्तियां हैं ये? भौतिक शक्तियां। इन भौतिक शक्तियों के द्वारा धरातल में क्या उत्पन्न होता है? परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो ये आपकी भौतिक शक्तियां हो गई। इसके बाद में आता है मानव शक्ति, कि मानव शक्ति के द्वारा किस प्रकार से परिवर्तन है वो किया जाता है। देखिए, मानव, जैसे जैसे मानव के तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होती गई, उसके कार्य करने की संभावनाएं हैं वो बढ़ती गई। प्रारंभ में जब मानव के पास तकनीकी ज्ञान नहीं था, उपलब्ध नहीं था या उसको हुआ नहीं था, तो वो प्राकृतिक तथ्यों को देवी देवताओं के रूप में पूजता था, उनसे डरता था। लेकिन जब उसमें तक ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो उसके द्वारा अपने ज्ञान के आधार पर मानव ने प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन किए। क्या परिवर्तन किए? भवन यानी अधिवासों का निर्माण किया, धरातल को साफ करके या पेड़ों को काट करके कृषि करने लगा, सड़कों का निर्माण करने लगा, पुल बनाने लगा, बड़े बड़े नगर है इनका निर्माण किया, नहर निकाली गई, नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए गए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण हुआ। इसके अलावा सुरंग बनाई गई, इसके अलावा खान खोदी गई। तो ये क्या है? सारा परिवर्तन है जो कि परिलक्षित होता है। तो मानव शक्ति, मानव शक्ति के अंतर्गत मानव का तकनीकी ज्ञान, जिसके आधार पर वो वातावरण में परिवर्तन करता है, और वो परिवर्तन किस रूप में होता है? जैसे जंगलों को काटकर खेती करना, ये भी परिवर्तन हुआ। ठीक है, सड़कों का निर्माण करना धरातल के ऊपर, इसके अलावा अधिवासों का निर्माण, यानी मकान बनाए गए अपने रहने के लिए, अधिवासों का निर्माण, जिससे क्या हुआ? आगे जाकर बड़े बड़े नगरों की उत्पत्ति हुई, तो नगरों का निर्माण। इसके अलावा नदियों पे बांध बनाना, नदियों पे बांध निर्माण, उन बांधों से क्या निकालना? नहरें निकालना, तो नहरों का निर्माण। इसके अलावा पुल बनाए गए, पुल का निर्माण, सुरंग खोदी गई, सुरंग। खनन के लिए मानव ने क्या किया? खानों का निर्माण किया। धरातल पे जब खनिजों को खोद कर निकाला, तो उससे जब अधिक गहराई में वो खनिज पहुंच गए, तो उससे धीरे धीरे खानों का निर्माण हुआ, जैसे कोयले के खाने हैं, तांबे के खाने हैं। तो ये सभी कारकों से धरातल में क्या हुआ या वातावरण में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ।
और ये परिवर्तन किसके द्वारा किया गया? मानव शक्ति के कारण हुआ। तो ये भी क्या हो रहा है, जो सिद्धांत है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है वो परिलक्षित हो रहा है। तो इस प्रकार से मानव शक्ति के द्वारा ये परिवर्तन हुआ। तीसरा है आपकी जैविक शक्ति। जैविक शक्ति क्या है? जीव जंतुओं की शक्ति। जीव जंतुओं और वनस्पति, पेड़ पौधे इसके अंतर्गत आते हैं कि जीव जंतुओं और वनस्पति के द्वारा भी धरातल के ऊपर या वातावरण में परिवर्तन है वो किया जाता है। कैसे परिवर्तन किया जाता है? वनस्पति के द्वारा कैसे परिवर्तन होता है और जीव जंतुओं के द्वारा किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है? हम देखते हैं कि जैसे ही जीव जंतु, वे जीव जंतु जो कि मिट्टी में अपनी गुफाएं बनाते हैं, बिल बनाकर रहते हैं, तो वो लगातार मृदा को क्या करते रहते हैं? परिवर्तन करते रहते हैं, खोदते रहते हैं, उसको बदलते रहते हैं। तो उससे भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे आपके केचुए हैं, नेवला है, तो ये जीव जंतुओं के द्वारा। वनस्पति और पेड़ पौधों के द्वारा परिवर्तन कैसे किया जाता है कि पेड़ों की जो जड़ें हैं, ठीक है, वनस्पति की जो जड़ें हैं वो चट्टानों के अंतर्गत जब प्रवेश कर जाती हैं तो उसका भी अपर्दन है वो धीरे धीरे करने लग जाते हैं, जिससे उनमें संधियों का निर्माण होता है। धीरे धीरे वो संधियाँ बड़ी होती जाती हैं और जिससे उनका लगातार कटाव है वो चलता रहता है। तो ये भी परिवर्तन होता रहता है, जिससे कि बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो टूटती रहती हैं। ठीक है, तो ये है जैविक शक्ति जो कि वातावरण में परिवर्तन करती है, जिसमें जीव जंतु और वनस्पति का योगदान होता है। वनस्पति से क्या होता है कि आपकी जो परिवर्तन हुआ भौतिक कारकों के द्वारा, नदियों के द्वारा जो परिवर्तन हुआ, जैसे मृदा का निर्माण किया गया, भौतिक कारक या भौतिक शक्ति जिसको हम कहें। अब आता है कि उस मृदा में वनस्पति ने अपने जो ह्यूमस तत्व है वो सम्मिलित किए। ह्यूमस तत्व का निर्माण होता है वनस्पति से। पेड़ पौधों के सब सड़े गले अंश है वो मृदा में मिल जाते हैं, तो उसकी उपजाऊपन है उसको बढ़ाते हैं, जिसको ह्यूमस तत्व कहते हैं। तो ह्यूमस तत्व जब मृदा में सम्मिलित हो जाते हैं तो पहले वाली मृदा से अलग उनमें परिवर्तन हो जाता है, उनकी गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से वनस्पति के द्वारा भी परिवर्तन वो लगातार चलता है, उपजाऊ मिट्टी है वो बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जैविक शक्ति है जो कि धरातल में लगातार या वातावरण में लगातार परिवर्तन करती रहती है। अब हम देखते हैं परिवर्तन की सार्वभौमिकता। परिवर्तन की सार्वभौमिकता, अभी आपने देखा जीन ब्रूंस महोदय ने कहा था कि प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या घट रही है, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के प्रत्येक तत्व हैं वो परिवर्तनशील है। मानव खुद परिवर्तनशील है। मानव की जनसंख्या है वो भी परिवर्तनशील है। जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती रहती है तो उससे भी परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन की सार्वभौमिकता के अंतर्गत आते हैं। आप देखते हैं कि भौतिक कारकों के परिवर्तन प्रतिक्षण, जलवायु है वो जलवायु खुद परिवर्तित है, बदलती रहती है। जलवायु के जो तत्व हैं, तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, वो भी बदलते रहते हैं, उनमें भी परिवर्तन है वो होता रहता है। तो ये परिवर्तन की सार्वभौमिकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मानव के द्वारा जिन कारकों से निर्माण हुआ सांस्कृतिक वातावरण का, उनमें भी परिवर्तन हो रहा है। कहीं पर वो अधिवास बना रहा है, कहीं पर क्या कर रहा है, सड़कें, पुले, बांधे, सुरंगे, तो ये भी क्या है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो ये परिवर्तन की सार्वभौमिकता है जिसको हम इन कारकों के अंतर्गत देख सकते हैं कि लगातार परिवर्तन। और ये ही, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होता है, चलता है और आगे भी चलता रहेगा। तो यही परिवर्तन की सार्वभौमिकता है, क्योंकि खुद मानव अपने सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावित करता है और उससे खुद प्रभावित होता है। क्योंकि भौतिक वातावरण में जब मानव क्रियाएं करता है तो सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम या मानव भूगोल का सिद्धांत जिसको कहें हम क्रियाशीलता का सिद्धांत, वो पहला सिद्धांत यही है। क्रियाशीलता
कि मानव या भौतिक कारक या जैविक कारक सभी क्या हैं, क्रियाशील हैं, और वो क्रियाशील रह करके भौतिक वातावरण में परिवर्तन करते रहते हैं, जिसको नाम दिया गया क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत। देखिए आपने देखा 3 कारकों के द्वारा ये परिवर्तन हुआ, भौतिक कारक, मानवीय कारक और जैविक कारक। भौतिक कारकों के अंतर्गत क्या आया, पृथ्वी के जो ग्रहीय संबंध है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां हैं, सौर शक्तियां हैं और गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। मानवीय कारक मानव खुद, और जैविक कारक जिसमें जीव जंतु और वनस्पति का योगदान होता है। तो ये हमारा पहला सिद्धांत हो गया है मानव भूगोल का, जिसको कहते हैं क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्लास में हम अगला सिद्धांत पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी।